नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राज्य प्रशासन की एक बहुत ही अहम कड़ी यानी मुख्यमंत्री के पद के बारे में। जी हाँ। उनकी नियुक्ति, उनकी शक्तियां, राज्यपाल के साथ उनका क्या संबंध होता है, ये सारी बातें खासकर जो लोग सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं ना, हाँ। राज्य में करीब करीब वही स्थिति मुख्यमंत्री की होती है। हाँ, एक तरह से पैरेलल स्ट्रक्चर है। सही। कहने को तो राज्यपाल राज्य के प्रमुख हैं, मतलब डिजोरे हेड, लेकिन जो असल में सरकार चलाते हैं, जो डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव है, वो तो मुख्यमंत्री ही हैं। बिल्कुल सही। सरकार का मतलब ही मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट या मंत्रिमंडल है। और हमारे यहाँ राज्यों में भी संसदीय प्रणाली है, तो ये पद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, इसी संसदीय प्रणाली की वजह से मुख्यमंत्री का रोल इतना सेंट्रल है। राज्य की नीतियां क्या होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, ये सब काफी हद तक मुख्यमंत्री पर ही निर्भर करता है। हाँ, इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती कैसे है? ये दिलचस्प है क्योंकि संविधान में कोई, आप कह सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं दिया गया है। अच्छा, तो फिर कैसे तय होता है? देखिए, अनुच्छेद 164 सिर्फ ये कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, बस इतना ही। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि राज्यपाल किसी को भी चुन सकते हैं अपनी मर्जी से? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो संसदीय परंपराएं हैं, जो कन्वेंशंस हैं, वो लागू होती हैं। जैसे कि? परंपरा यह है कि चुनाव के बाद विधानसभा में जिस पार्टी या जिस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला हो, राज्यपाल उसी के नेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित करते हैं। ओके, ये तो हुई सीधी स्थिति। लेकिन अगर किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो, जिसे हंग असेंबली कहते हैं? हाँ, वो स्थिति थोड़ी जटिल हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में राज्यपाल को अपने विवेक, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। तब वो क्या करते हैं? आमतौर पर या तो वो सबसे बड़ी पार्टी के नेता को सरकार बनाने का न्योता देते हैं, या फिर चुनाव के बाद अगर कोई गठबंधन बना है तो उसके नेता को। लेकिन ये न्योता फाइनल नहीं होता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक शर्त के साथ आता है। जिसे भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है, उसे एक निश्चित समय सीमा के अंदर, जो आमतौर पर 1 महीना होती है, सदन में अपना बहुमत साबित करना होता है। विश्वास मत हासिल करना पड़ता है। जी बिल्कुल, विश्वास मत। अगर वो इसमें असफल रहते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है, या राज्यपाल उन्हें हटा सकते हैं। और एक और स्थिति सोचिए, अगर मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री का पद पर रहते हुए अचानक निधन हो जाए और पार्टी में तुरंत कोई उत्तराधिकारी तय ना हो पाए। देखिए, सैद्धांतिक रूप से तो ऐसी असाधारण स्थिति में भी राज्यपाल अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली? लेकिन व्यवहार में ऐसा कम ही होता है। आमतौर पर जो सत्तारूढ़ दल या गठबंधन होता है, वो जल्दी ही अपना नया नेता चुन लेता है। अच्छा। और जब पार्टी ने नेता चुन लिया तो राज्यपाल के पास उसे मुख्यमंत्री नियुक्त करने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं बचता। वो एक तरह से बाध्य हो जाते हैं। एक और अहम सवाल जो अक्सर उठता है, क्या किसी को मुख्यमंत्री बनने से पहले बहुमत साबित करना जरूरी है? नहीं, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। संविधान ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि पहले बहुमत साबित करो फिर नियुक्त हो गया। ओके। राज्यपाल के पास ये पूरा अधिकार है कि वो पहले किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दें और फिर उन्हें कहें कि आप एक उचित समय के अंदर, जैसे हमने कहा 1 महीने के अंदर, अपना बहुमत साबित कीजिए। और ऐसा हुआ भी है कई बार। हाँ, भारतीय राजनीति में इसके कई उदाहरण हैं। पहले नियुक्ति, फिर बहुमत परीक्षण। अच्छा, एक और सिनेरियो। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो चुनाव के समय न तो विधायक है न ही विधान परिषद का सदस्य, क्या उसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, संविधान इसकी भी इजाजत देता है। लेकिन कोई शर्त तो होगी? हाँ, शर्त है। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना होगा। यानी या तो विधान सभा का चुनाव जीतना होगा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा, अगर उस राज्य में विधान परिषद है तो। जी बिल्कुल, किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी 6 महीने में। और अगर वो नहीं बन पाए तो इन 6 महीनों में? तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। उनकी नियुक्ति खत्म मानी जाएगी। इसके भी उदाहरण मौजूद हैं। और ये भी जरूरी नहीं कि मुख्यमंत्री हमेशा विधानसभा यानी निचले सदन से ही हो। नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। संविधान कहता है कि मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, विधानसभा का भी, विधान परिषद का भी। हालांकि ज्यादातर विधानसभा से ही होते हैं शायद। हाँ, ज्यादातर मुख्यमंत्री विधानसभा से ही होते हैं, जिसे लोअर हाउस कहते हैं, क्योंकि वो सीधे जनता द्वारा चुना हुआ सदन है और सरकार को अपना विश्वास मत भी वहीं हासिल करना होता है। लेकिन ऐसे कई उदाहरण हैं जब उच्च सदन यानी विधान परिषद के सदस्य भी मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए,
नियुक्ति की बातें तो काफी साफ हो गईं। अब बात करते हैं पद संभालने के बाद की प्रक्रियाओं की, शपथ, कार्यकाल और वेतन। शपथ कौन दिलाता है? पद संभालने से ठीक पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। ये दो अलग-अलग शपथ होती हैं, पद की और गोपनीयता की? जी हाँ, पद की शपथ में मुख्यमंत्री वचन देते हैं कि वो भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, देश की संप्रभुता और अखंडता बनाए रखेंगे और अपने पद के कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे। और इसमें निष्पक्षता की भी बात होती है ना? बिल्कुल। वो ये भी शपथ लेते हैं कि बिना किसी डर या पक्षपात, राग या द्वेष के संविधान और कानून के अनुसार सभी लोगों के प्रति न्याय करेंगे। ये काफी गंभीर वचनबद्धता है। और गोपनीयता की शपथ, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जो भी मामले उनके सामने मंत्री के तौर पर आएंगे या उन्हें पता चलेंगे, उन्हें वो किसी अनधिकृत व्यक्ति को नहीं बताएंगे जब तक कि अपने कर्तव्य निभाने के लिए ऐसा करना जरूरी ना हो। मतलब सरकारी बातों को गोपनीय रखना। समझ गया। अब कार्यकाल की बात करते हैं। क्या मुख्यमंत्री 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं? देखिए, टेक्निकली कहें तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल फिक्स नहीं होता। अच्छा। संविधान में लिखा है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि राज्यपाल जब चाहे उन्हें हटा दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर संसदीय व्यवस्था का सिद्धांत फिर से आता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब ये नहीं है कि राज्यपाल की व्यक्तिगत इच्छा पर कार्यकाल निर्भर है। तो फिर असलियत क्या है? असलियत ये है कि जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है, तब तक राज्यपाल उन्हें बर्खास्त नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कई बार स्पष्ट किया है। तो राज्यपाल उन्हें कब हटा सकते हैं? केवल तब जब मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो दें, मतलब विश्वास मत हार जाएं। तब क्या होता है? ऐसी स्थिति में या तो मुख्यमंत्री को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, ये एक स्वस्थ परंपरा है। और अगर वो ना दे तो? अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं वेतन और भत्तों की। ये कौन तय करता है? मुख्यमंत्री का वेतन और जो दूसरे भत्ते होते हैं वो राज्य का विधानमंडल तय करता है। यानी विधानसभा और विधान परिषद अगर है तो? जी, वो कानून बनाकर तय करते हैं। उन्हें वही वेतन भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के बाकी सदस्यों को मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी होती हैं। जैसे क्या खास मिलता है? अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, मुख्यमंत्री की शक्तियां और उनके कार्य। ये तो काफी ज्यादा होंगे। हाँ, इनके काम और शक्तियां काफी व्यापक हैं। इन्हें समझने के लिए हम अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनकी अपनी टीम यानी मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के संबंध में उनकी क्या भूमिका है? देखिए, मुख्यमंत्री एक तरह से मंत्रिपरिषद के कह सकते हैं निर्माता, पालक और संघारक। तीनों होते हैं? अच्छा, ये कैसे? निर्माता इसलिए क्योंकि राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री बनाते हैं जिनके नामों की सिफारिश मुख्यमंत्री करते हैं। ठीक है। पालक इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री ही मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करते हैं, मतलब पोर्टफोलियो एलोकेट करते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो उनके विभागों में फिर बदल भी कर सकते हैं। और संघारक? संघारक इस मायने में कि अगर मुख्यमंत्री का किसी मंत्री के साथ कोई गंभीर मतभेद हो जाए तो वो उस मंत्री से इस्तीफा मांग सकते हैं। और अगर मंत्री इस्तीफा ना दे तो मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह दे सकते हैं कि उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाए। राज्यपाल आमतौर पर यह सलाह मानने को बाध्य होते हैं। यानी मंत्री पूरी तरह मुख्यमंत्री पर निर्भर हैं। काफी हद तक। इसके अलावा मुख्यमंत्री ही कैबिनेट या मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। वो सभी मंत्रियों के काम को गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाते हैं। तो असल में पूरी मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही काम करती है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि अगर मुख्यमंत्री खुद इस्तीफा दे दें या मान लीजिए उनका निधन हो जाए तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद अपने आप भंग हो जाती है, सरकार गिर जाती है। ओह, जबकि किसी एक मंत्री के इस्तीफे या निधन से ऐसा नहीं होता? नहीं, अगर कोई और मंत्री इस्तीफा देता है या उसका निधन होता है तो सिर्फ एक पद खाली होता है। उसे भरना या नहीं या किसे भरना है ये मुख्यमंत्री तय करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के जाने से पूरी टीम ही खत्म हो जाती है। ये तो वाकई बहुत बड़ी शक्ति और जिम्मेदारी है। अब देखते हैं राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री के संबंध और शक्तियों को। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। संविधान का अनुच्छेद 167 खास तौर पर इसी बारे में है। क्या कहता है अनुच्छेद 167? ये मुख्यमंत्री पर कुछ कर्तव्य निर्धारित करता है राज्यपाल के प्रति। सीधे शब्दों में कहें तो मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच एक पुल का काम करते हैं, कम्युनिकेशन चैनल। क्या कर्तव्य है ये? विस्तार से बताइए।
पहला कर्तव्य है कि राज्य के प्रशासन से जुड़े और कानून बनाने से जुड़े मंत्रिपरिषद के जितने भी निर्णय हैं उनकी जानकारी मुख्यमंत्री राज्यपाल को दे। यानी सीएम को, गवर्नर को अपडेट रखना है। हाँ। दूसरा, अगर राज्यपाल खुद प्रशासन या कानून से जुड़ी कोई जानकारी मांगते हैं तो मुख्यमंत्री को वो जानकारी उन्हें देनी होगी। ठीक है। और तीसरा ये कि अगर मान लीजिए किसी एक मंत्री ने कोई फैसला ले लिया है लेकिन उस पर पूरी मंत्रिपरिषद ने मिलकर विचार नहीं किया है और राज्यपाल ऐसा चाहते हैं कि उस मुद्दे पर पूरी कैबिनेट विचार करे, तो मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य है कि वो उस मामले को कैबिनेट के सामने रखे। तो ये सूचना के आदान प्रदान और पारदर्शिता के लिए है। जी, और ये सिर्फ सूचना देने तक ही सीमित नहीं है। राज्यपाल राज्य में कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करते हैं, जैसे एडवोकेट जनरल, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और सदस्य, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। हाँ। इन सभी की नियुक्ति भले ही राज्यपाल करते हैं, लेकिन वो करते मुख्यमंत्री की सलाह पर ही हैं। ये भी मुख्यमंत्री की एक बड़ी शक्ति है। बिल्कुल। अब आते हैं विधानमंडल के संबंध में मुख्यमंत्री की भूमिका पर। सदन के नेता के तौर पर वो क्या करते हैं? सदन के नेता के तौर पर भी मुख्यमंत्री का रोल बहुत अहम है। वो राज्यपाल को सलाह देते हैं कि विधानसभा का सत्र कब बुलाना है, कब उसे स्थगित यानी सत्रावसान करना है। और क्या वो विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी कर सकते हैं? हाँ, ये उनकी एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति है। मुख्यमंत्री किसी भी समय राज्यपाल से सिफारिश कर सकते हैं कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए और नए चुनाव करवाए जाएं। ओके। और सदन के अंदर? सदन के अंदर यानी सदन के पटल पर सरकार की जितनी भी नीतियां होती हैं, उनकी घोषणा मुख्यमंत्री ही करते हैं। वो सरकार का चेहरा होते हैं, विधायिका में। इन प्रमुख भूमिकाओं के अलावा भी मुख्यमंत्री के कई और काम होते होंगे? हाँ, कई अन्य महत्वपूर्ण कार्य और भूमिकाएं हैं। जैसे कि? जैसे हर राज्य का अपना एक योजना बोर्ड, स्टेट प्लानिंग बोर्ड होता है। उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होते हैं। फिर जोनल काउंसिल्स होती हैं जो राज्यों के बीच सहयोग के लिए बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री बारी बारी से, रोटेशन से एक साल के लिए अपनी जोन की काउंसिल के उपाध्यक्ष बनते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी भूमिका होती है केंद्र के साथ समन्वय में? बिल्कुल। वो अंतर्राज्य परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल के सदस्य होते हैं और जो नीति आयोग है उसकी गवर्निंग काउंसिल के भी सदस्य होते हैं। इन दोनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो ये केंद्र राज्य संबंधों के लिए महत्वपूर्ण मंच है। जी हाँ। इसके अलावा मुख्यमंत्री राज्य सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं। मीडिया में या जनता के बीच सरकार का पक्ष वही रखते हैं। और अगर कोई संकट की स्थिति आ जाए, कोई आपदा? हाँ, किसी भी तरह की इमरजेंसी में, चाहे वो बाढ़ हो, सूखा हो या कोई और संकट, राजनीतिक स्तर पर जो मुख्य संकट प्रबंधक होते हैं, क्राइसिस मैनेजर इन चीफ, वो मुख्यमंत्री ही होते हैं। वो राज्य के नेता भी तो हैं? बिल्कुल। राज्य के नेता के तौर पर वो समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनकी ज्ञापन लेते हैं। और हाँ, एक और बात, वो राज्य की जो सिविल सर्विसेज हैं, जो नौकरशाही है, उसके राजनीतिक प्रमुख, पॉलिटिकल हेड भी होते हैं। तो अगर हम सार देखें तो मुख्यमंत्री का पद राज्य के प्रशासन और राजनीति में मतलब अत्यधिक शक्तिशाली और केंद्रीय है। इसमें कोई शक नहीं। वास्तविक कार्यकारी शक्ति उन्हीं के पास है। लेकिन जैसा हमने पहले भी इशारा किया था, एक संतुलन भी है। वो संतुलन कैसे? वो संतुलन आता है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों से। संविधान कुछ मामलों में राज्यपाल को अपनी बुद्धि, अपने विवेक से काम करने की शक्ति देता है। खासकर जब स्पष्ट बहुमत ना हो या सरकार स्थिर ना हो। हाँ, खासकर ऐसी परिस्थितियों में। हाँ। ये विवेकाधीन शक्तियां कभी-कभी मुख्यमंत्री की शक्ति और प्रभाव को कुछ हद तक सीमित कर सकती हैं। तो ये एक जटिल रिश्ता है। तो चलिए एक बार फिर से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच के इस संवैधानिक रिश्ते को संक्षेप में समझ लेते हैं। कौन से अनुच्छेद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस संबंध में? मेरे ख्याल से 3 अनुच्छेद खास तौर पर याद रखने चाहिए। अनुच्छेद 163, 164 और 167। 163 क्या कहता है संक्षेप में? 163 कहता है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। लेकिन साथ ही ये भी कहता है कि अगर संविधान राज्यपाल को कोई काम अपने विवेक से करने को कहता है, तो उस मामले में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। और 164? 164 नियुक्ति और जिम्मेदारी की बात करता है। पहला, राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेंगे और बाकी मंत्रियों को मुख्यमंत्री की सलाह पर। दूसरा, मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। और तीसरा, सबसे अहम, कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यही संसदीय प्रणाली का आधार है। जी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 167 तो हमने पहले देखा, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को सूचना दे। हाँ,
तो ये तीनों अनुच्छेद मिलकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच के रिश्ते की नींव रखते हैं। राज्य का शासन ठीक से चले, इसके लिए इन दोनों पदों के बीच एक अच्छा तालमेल और शक्ति का संतुलन बहुत जरूरी है। तो आज हमने मुख्यमंत्री पद के कई अहम पहलुओं पर बात की। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया, शपथ, कार्यकाल, उनकी व्यापक शक्तियां, मंत्रिमंडल और राज्यपाल के साथ उनके संबंध। ये सारी जानकारी, जैसा हमने शुरू में कहा था, सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जी बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता हूं। हमने बात की कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां मुख्यमंत्री की स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं, खासकर जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिला हो। हाँ। आज के समय में जब गठबंधन सरकारें काफी आम हो गई हैं या कई बार नतीजे ऐसे आते हैं कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो ये सोचना दिलचस्प है कि ऐसी राजनीतिक हकीकतों में राज्यपाल की ये विवेकाधीन शक्तियां मुख्यमंत्री की स्थिरता और सरकार के प्रभावी कामकाज पर कैसा असर डालती हैं। क्या ये संतुलन साधने में मदद करती हैं या कभी-कभी राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा कर सकती हैं? संविधान की मंशा और जमीनी राजनीति के बीच ये रिश्ता कैसे काम करता है, इस पर विचार किया जा सकता है।